हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि पहली वीडियोज में मैं बता चुका हूँ कि कक्षा 10 साइंस का पहला चैप्टर आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। कुछ टॉपिक कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं और रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से हम संतुलित करते हैं, वो पिछले वीडियोज में दोनों बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछली जो कक्षा 9 है उसमें पढ़ चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणुओं में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब रासायनिक क्रिया होती है तो ना तो किसी परमाणु को उसमें बाहर से लाया जा सकता है और ना ही उसमें से बाहर भेजा जा सकता है। तो इस सभी क्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने से, वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो परमाणुओं में एक आबंध होता है, उस आबंध के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती हैं? संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो, आप लिखना चाहो तो लिखो। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। देखो यहाँ CaO ये क्या है? इसका साधारण नाम है बिना बुझा हुआ चूना, और जो रासायनिक नाम है वो है इसका कैल्शियम ऑक्साइड, और ये H2O जल है। इन दोनों की आपस में जब क्रिया कराई जाती है, या आपने देखा होगा कभी, जैसे जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, जैसे घरों में सफ़ेदी करने के लिए जो कलई होती है, उस कलई को ही हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो जब जल में धीरे धीरे जब कलई डालते हैं तो वो एक विलयन तैयार हो जाता है, और उस विलयन से फिर हम सफ़ेदी करते हैं, और सफ़ेदी के बाद में जो सफ़ेदी करने के बाद जो शेष जो बचता है उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। जैसे
यहाँ एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। जब तक कि इसमें जल नहीं होता है, कलई में जल नहीं डालते हैं, तब तक तो ये बिना बुझा हुआ चूना है। जब इसके साथ जल के साथ क्रिया करा देते हैं या इसमें जल मिला देते हैं तब इसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इधर ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों आपस में दो पदार्थ हैं, यहाँ ये दो यौगिक हैं, तो दोनों आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जो है क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एक और इसकी खासियत है कि जो इसका विलयन होता है, उस विलयन को यदि हम जैसे सफ़ेदी घर में करते हैं तो सफ़ेदी करने के पश्चात क्या होता है, तुमने देखा होगा कि 2-3 दिन बाद उस पर बहुत अच्छी चमक आ जाती है। तो उस चमक का कारण क्या होता है कि जो वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और कैल्शियम कार्बोनेट एक चमकदार होता है जो संगमरमर होता है, संगमरमर का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो इसका दूसरा उदाहरण, ये इसका पहला एग्जाम्पल है, यहाँ इसका यदि हम दूसरा उदाहरण लेते हैं तो दूसरे उदाहरण में है कोयले का दहन। कोयले का दहन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों की जब आपस में क्रिया कराई जाती है तो ये CO2 बना लेते हैं। यानी कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ भी दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो नया पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी सभी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिस अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी सभी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस H2O और यहाँ CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम लें तो एक दूसरा एग्जाम्पल है CH4 प्लस O2 = यहाँ ये मैथेन है CH4 और यहाँ ये ऑक्सीजन है। तो मैथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाती है। यहाँ संतुलित कर देंगे इसे, ये 2H2O और यहाँ 2O2। तो यहाँ ये किसका सूत्र है, मैथेन का, और यहाँ ये ऑक्सीजन। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और यहाँ पर इसमें फिर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये नोट कर लो। हेलो, यहाँ ऊपर से मिटा दे रहा हूँ मैं।
दूसरा एक एग्जाम्पल और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, कि जिस तरीके से श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, कि जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन के पाचन से जैसे हम जितने जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन खाद्य पदार्थों को जैसे खाते हैं तो अब वह छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, और जब छोटे छोटे भागों में जब वो टूटते हैं तो टूटकर वह कार्बोहाइड्रेट बनता है, और उस कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, और वह ग्लूकोज हमारे शरीर की जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा देते हैं। किस तरीके से, जैसे यहाँ ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ इसमें क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस यहाँ ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और कार्य करने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसे संतुलित कर देंगे। यहाँ कार्बन के 6 परमाणु हैं तो यहाँ 6 हो जाएंगे, ये 6, यहाँ भी 6, और ये 6 CO2, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ ऑक्सीजन 12 और 12 24 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गई, और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ ऑक्सीजन 6 और 12 18 और कार्बन 6। तो इस तरीके से हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। तीसरी अभिक्रियाएं होती हैं अगली, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, या अपघटन टूटना। तो जैसा कि इसके नाम से विदित है कि जब कोई भी इस अभिक्रिया में, जैसे कोई भी एकल अभिकारक है वह छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। कोई भी अभिकारक, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, जैसे FeSO4। यहाँ नीचे से मिटा देता हूँ। FeSO4, और यहाँ इसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो यह टूटकर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहाँ ये फेरस सल्फेट, FeSO4 का जो नाम है वो क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, और ये है फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड।
फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ FeSO4, यहाँ फेरस सल्फेट केवल एक पदार्थ है और यह अपघटित होकर या टूटकर वियोजित होकर नए 3 पदार्थ बना लेता है। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड जो सॉलिड होता है, SO2 और SO3 ये दोनों गैसेज होती हैं। तो ऐसी इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? वियोजन वियोजन अभिक्रिया, हाँ, या अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल PbNO3 का होल ट्वाइस। यहाँ भी इसको यदि हम ऊष्मा देते हैं, इसका नाम है लेड नाइट्रेट और यह टूटता है PbO प्लस NO2 प्लस क्या निकलती है? ऊष्मा। यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, यहाँ गैस है ये। तो ये PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका जो नाम है वो क्या है? लेड नाइट्रेट। और ये PbO, इसका नाम है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखो समीकरण संतुलित है या नहीं। तो यहाँ नाइट्रोजन कितनी है? Pb सही है। सबसे पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 और 2 4 और 1 5। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2 3 6। और नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 की हम गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ PbNO3। तो यहाँ भी 2 की गुणा हो जाएगी PbO। यहाँ नाइट्रोजन कितनी होगी? 2 दूनी 4। तो यहाँ 4 की गुणा कर देंगे इसमें। और ये है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। तो 2 8 और 2 10 और 2 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब ये समीकरण संतुलित हो गई। तो इस तरीके से ये वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, अपघटन अभिक्रिया। आइए अब इसके कुछ इसमें क्वेश्चन दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन है इसमें, ये नोट कर लो पहले। अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो ये नोट कर लीजिए जब तक। और घर पर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है, अपनी किताबों को पढ़ते रहो अपना, जिससे कि सिलेबस पूरा होता रहे। जैसे जैसे हम पढ़ाते रहें, वीडियो के माध्यम से आपको हम पढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय सभी बंद हैं, तो इसलिए घर पर रहकर ही अपनी तैयारी पूरी रखें। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। वो तीनों क्वेश्चन हैं, ये मिटा दूं अब मैं।
तो ये पहला क्वेश्चन है इसमें। पेज नंबर 21 पर है ये, पेज नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई पदार्थ है X जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो इसी में दो पार्ट दिए हुए हैं। इसका पहला पार्ट है कि पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था कि जब कलई को जो बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसको यदि हम जल में मिलाकर उसका विलयन तैयार करते हैं, उस विलयन का उपयोग हम घरों में सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। तो उसका जो नाम है वो पदार्थ कौन सा है? X पदार्थ का नाम है बिना बुझा चूना, और इसका सूत्र है CaO। क्या है सूत्र? CaO। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी में दूसरा है, इसका दूसरा पार्ट कि ऊपर जो फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कीजिए। तो X का पदार्थ क्या है हमारा? CaO। इसकी जल के साथ अभिक्रिया H2O = CaOH का होल ट्वाइस। ये बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना, और ये बुझा चूना। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया है इसकी। और इसमें एक तीसरा क्वेश्चन और है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो सबसे पहले इसमें जो क्रियाकलाप है उस क्रियाकलाप को देखेंगे हम। तो उस क्रियाकलाप में क्या दिया है कि जल का वैद्युत अपघटन कराया गया है। जल का वैद्युत अपघटन कराया गया है। तो हम जानते हैं जल में क्या होता है कि जल में दो तत्वों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या होता है जल में? 2:1 का अनुपात से यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो जल प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वैद्युत अपघटन कराने पर हमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 2 गुनी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से तो जिस पदार्थ की 2 गुनी मात्रा प्राप्त होती है उस पदार्थ का नाम ऑक्सीजन है। उस गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी अब कल पढ़ाएंगे। और यदि कोई परेशानी हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे जो YouTube चैनल है उस पर कमेंट्स करें, या मेरे पर्सनल नंबर या मेरे व्हाट्सएप नंबर
किसी से भी कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।